अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं वकास असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूरो विद वकास असलम। पिछले चंद दिनों में आप लोग बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो गए थे कि किसी एक दो स्टूडेंट से उन्होंने आरपी के टाइम पे कहा था कि हमें अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट अपना आरपी के टाइम पे सबमिट करवाएं। आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देखिए, मैंने ऑलवेज आपको कहा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रखें। आरपी के टाइम पे आपने उनको एक स्टेटमेंट देनी होती है। ये वही स्टेटमेंट है जिसके बारे में वो मांग रहे हैं। और उसमें अब न्यू जो है एक खौफ आ गया है कि जी अब पता नहीं ये कोई नई चीज़ है, ये कुछ नई नई चीज़ नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनसे जो किसी से स्पॉन्सर अरेंज करते थे, उनसे ये था कि आपने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है वह आपने आरपी के टाइम तक इसको मेंटेन रखना है। जब आप अपना कार्ड फिजिकल कार्ड पिक कर लें, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट विद योर बैंक अकाउंट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किस कंडीशन में वो आपसे जो है वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। और एक केस ऐसा आया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप अपने पैसे साथ लेके आए हैं ऑस्ट्रिया में ना। तो वो कौन सा केस था, उसमें क्या उसकी इशू क्या था एक्चुअली में और उसे ऐसा क्यों कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना, मैं आपको इसमें थोड़ा-सा इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ कि असल में जो इश्यू आता कहाँ पे है कि किन बेसिस के ऊपर आपको वो जो है बैंक स्टेटमेंट का कहते हैं और स्पेशली ऑस्ट्रियन बैंक का क्यों कहा जाता है। 90% केसेज़ में तो आपकी लोकल जो है, बल्कि 30 टू 40% केसेज़ ऐसे हैं जिसमें वो स्टेटमेंट माँगते नहीं हैं। आप जाते हैं अपना आरपी के टाइम पे आप उनको ईमेल करते हैं कि जी मैं ऑलरेडी ऑस्ट्रिया में आ गया हूँ, मैंने सिटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हो गया हूँ, मैंने इंश्योरेंस ले ली है। तो मैंने अब अपना कार्ड पिक करना है आरपी का, मतलब अपना अपना जो है वीज़ा ऑफ़ेंथाल्टिटल फॉर स्टूडेंट जो है वो मैंने पिक करना है। तो वो आपसे कहते हैं कि जी ठीक है, आप इस डेट को आ जाएँ, ये वाले फॉर्म अपने साथ ले आएँ। आपने फॉर्म सबमिट करवाते हैं और वो आपको कार्ड दे देते हैं, या आप उनको ईमेल करते हैं और वो आपको फिज़िकल जो है एक अपॉइंटमेंट देते हैं जिस पे आपके वो 2-3 उँगलियों के थंब मतलब वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और देन दे विल इश्यू यू अ कार्ड। नॉर्मल ये केस होता है। समटाइम्स वो क्या इसमें एडिशन करते हैं कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है, एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट या आपके वो आप साथ सबमिट करवाएँ। उसमें क्या होता है कि उसमें वो देखना चाहते हैं कि क्या इसके पास पैसे हैं अभी, या मतलब इसके पास जो है स्पॉन्सर के पैसे थे। और जो समटाइम्स आप एप्लीकेशन में लिखते हैं कि ही इज़ स्पॉन्सरिंग मी फॉर माय स्टडीज़, लेकिन आप एक्चुअल में ना अपने पास पे वो पैसे नहीं होते। तो उस कंडीशन में वो आपको कहते हैं कि जी अपनी स्टेटमेंट आप साथ लेके आएँ। तो उसमें आपकी पाकिस्तानी लोकल अकाउंट की स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो जाती है आरपी के टाइम पे। मतलब आप जब भी फिजिकल वीज़ा ऑस्ट्रिया के अंदर पिक करते हैं तो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट चल जाता है, कोई इशू नहीं होता उसमें, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में वो आपसे ऑस्ट्रियन बैंक अकाउंट मांगते हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन। इसका जो है आंसर डिटेल के साथ हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा और आपको इसका आंसर देने की मैं जो है कोशिश करूंगा। ये मेरा मेन टारगेट है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, आपने फ़ाइल सबमिट की अपनी कंसर्न एम्बेसी में, फॉर पाकिस्तान के इस्लामाबाद एम्बेसी में। आपको आरपी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल लिंज़ में, ग्राज़ में, इंसबर्ग में, साल्ज़बर्ग में, वियना में, जहाँ भी आपने मतलब जाना है, ठीक है। तो वो उसके बाद समटाइम्स वो आपके बैंक को कॉल करते हैं, जो आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई हुई है, उसमें वो बैंक को कॉल करके कन्फर्म करते हैं कि इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। और वो बैंक के ऑफिसर से एक लेते हैं आइडिया कि इसकी मेंटेनेंस जो है एवरेज क्या है। मतलब उसका ये मतलब होता है कि इसके पास एवरेज कितने पैसे पड़े रहते हैं, कि क्या ये रिसेंटली सिर्फ एक आधे महीने पहले इसके पैसे ज़्यादा हुए हैं, या एवरेज ही इसका जो ट्रेंड है नॉर्मल वो क्या है, ठीक है। तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस स्पेसिफिकली वो पूछते हैं। पूछने के बाद वो फिर ना अपना इंटरनल कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल वियना में रहना मतलब आ रहे हैं और आपका जो रूम रेंट है वो है 600 यूरो पर मंथ। तो जो रूम रेंट होता है नॉर्मली 1/3 ऑफ योर मंथली जो होते हैं एक्सपेंडिचर्स उस रेशो से निकाला जाता है। लाइक अगर आप 600 यूरो का सिर्फ और सिर्फ रूम ही ले रहे हैं तो आपको वो तकरीबन 1200 से 1500 यूरो पर मंथ आपके जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे और उस हिसाब से आपके एनुअल कैलकुलेट करेंगे और वो फिर उसको जो है समराइज़ करेंगे तो वो फिर 12,500 नहीं रह जाएगा, वो फिर 13,000 या 14,000 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 300 या 350 का रूम लेते हैं तो उस हिसाब से वो आपके 800 या 900 के ऊपर आ जाएँगे। तो दैट विल वेरी बेस्ड अपॉन योर रूम रेंट के आपका। बाकी हर चीज़ मतलब बेसिकली इनकी कैलकुलेटेड होती है कि 250 के करीब आपके खाने का खर्चा आएगा, 65 यूरो इंश्योरेंस है, टिकट जो है 25 यूरोज़ व्हाटएवर।
तो वो एक फिक्स होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बेस करती है रैंडम वो आपका कि कहाँ पे आपने रूम लिया है जब आप आरपी फाइल करते हैं। तो इसीलिए वो आरपी के टाइम से आपसे रूम ज़रूर कैलकुलेट। अच्छा, नेक्स्ट होता है कि वो क्या रिकैलकुलेट आपके फाइनेंस करके आपकी फिर बैंक स्टेटमेंट को टैली करते हैं कि क्या इसकी बैंक स्टेटमेंट इनफ स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है? सेकंडली वो देखते हैं कि भाई आपके बैंक में ने आपको उनको क्या फीडबैक दी है, इफ़ दे कॉल्ड, मतलब वो ऑलवेज़ नहीं करते लेकिन चांसेस हैं। थर्ड वो ये चेक करते हैं कि अच्छा इसकी जो क्लोजिंग बैलेंस ये है लेकिन इसके लास्ट 3 मंथ्स में क्या है, इसका ना ट्रेंड क्या है और क्या ये एक ब्लॉक अकाउंट है, जैसे कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ़ एक अकाउंट पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, या एक एक्टिव अकाउंट है, ठीक है? तो अगर तो वो ब्लॉक अकाउंट है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रही है, अपने डेड पैसे पड़े हुए हैं, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। तो इस केस में वो आपसे फिर कहेंगे कि आप अपने जो है ना, ये आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आप इसमें से कुछ भी इसमें इन आउट नहीं करवा रहे, तो आप फिर ये पैसे साथ ले आएँ। या दूसरा केस क्या है कि उसमें आपने जो है आपकी अमाउंट जो है वो रिसेंटली ऐड हुई है, पहले नहीं थी, या आपने बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि एम्बेसी आपको फीडबैक दे देती है कि जी ठीक है, या वो आपका जो है बीहा यानी कि इंटरनेशनल ऑफिस, वो आपको फीडबैक दे देता है कि जी आप अपने पैसे जो है ना इनफ हैं, या आप इसमें और ऐड करवाएं, या एक चीज़ स्पेसिफिकली कि अगर आपका वो आपने 12,000 के साथ करवाई हैं लेकिन आपने रूम महंगा ले लिया, अब आपके 14,000 रह गए, तो फिर आपको वो जनरल ड्राफ्ट में कह देते हैं कि जी ठीक है, अब 13,000 रुपये अपने साथ लेके आएँ, ठीक है? उसमें फिर ये हो जाता है, अगर आपने इनफ स्ट्रॉन्ग बैंक अकाउंट नहीं था, आपके पास पैसे कम थे, तो वो फिर ये नहीं कहते इसमें ऐड करवाएँ। वो कहते हैं जब आप आएँगे तो आप 12,500 नहीं, आप 13,000 लेके आएँ। जैसे हम किसी को कहते हैं अच्छा यार तुमने कम कैलकुलेट किया, तुम थोड़े से ज़्यादा लेके आना क्योंकि तुम्हारा रूम महँगा है, ठीक है? तो इस तरह वो आपको कह देते हैं फिर कि उस केस में फिर आपको अपने पैसे साथ लेके आना पड़ते हैं। बट व्हाई दे नीड के बैंक स्टेटमेंट आपसे मतलब माँगते ही क्यों हैं, ठीक है? मेन चीज़ जो है, असल चीज़ ये है, उनको चाहिए कि आपके पास इनफली स्ट्रॉन्ग बैंक है, मतलब आपके पास इतना फाइनेंशियल है। पहली चीज़, अगर आपका नया बैंक है, देयर माइट बी अ चांस कि वो आपसे जो आपने मतलब सिर्फ़ वीज़ा प्रोसेसिंग के दौरान आपने नया बैंक अकाउंट खुलवा 2 माह पुराना या 3 माह पुराना या एटलीस्ट, तो इस तरह है, तो वो फिर उस केस में आपसे कहते हैं हाँ, इसने न्यू बैंक अकाउंट खुलवाया है सिर्फ़ स्टडीज़ के लिए, तो पाकिस्तान में क्यों खुलवाया है? ऑस्ट्रिया में खुलवाओ। तो फिर उसको कहते हैं कि जी आप अपना जो है ना आते हुए अपने पैसे साथ लेके आएँ। या आपका जो है प्रीवियसली बैलेंस लो था, लाइक 5 लाख 6 लाख था, अब रिसेंटली उसमें आपने लास्ट मंथ में या इस तरह अपने पैसे ऐड करवा के 30 लाख या 35 लाख या 38 लाख करवा लिया है। या आपकी जो इन आउट हो रही है उसमें जो इनकम है, आपकी इनपुट है वो बहुत कम है, लाइक 80,000 90,000 या 1 लाख रुपया है, और वो इस तरह सस्टेन नहीं कर सकता, दैट इज़ अ रेड फ्लैग, इससे आपने बचना है। देन फाइनेंशियल इश्यूज़ कि जिस बंदे से आप ने मतलब बैंक स्टेटमेंट ली है, या मतलब जो आपका स्पॉन्सर है, उसके अपने खर्चे भी हैं और उसने आपको भी स्पॉन्सर करना है, तो उसकी जो रेशो बन रही है कि मतलब वो 50% से ज़्यादा आपको पैसे देगा, लाइक 1000 यूरो पर मंथ के हिसाब से नेक्स्ट ईयर में, तो उसके पास खुद कुछ ना बचता हो, दैट इज़ आल्सो अ इशू। कि इस केस में भी वो आपसे कहते हैं कि जी इसके जो फाइनेंशियल जो है ना सोर्सेज वो क्लियर नहीं है, तो इस केस में भी वो हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स हैं, और स्पेसिफिकली समटाइम्स वो बैंक को कॉल करते हैं अगर उनको कुछ अनकॉमन लगे आपकी स्टेटमेंट में, तो वो बैंक से कंफर्म करते हैं, और जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको उनको फीडबैक देता है, दैट इज़ आल्सो डिसाइडिंग फैक्टर। वो कहता है जी अभी इसने रिसेंटली पैसे ऐड करवाए हैं, नॉर्मली इसकी इतनी नहीं होती, दैट कैन आल्सो बी इशू। बट कॉलिंग टू बैंक इज़ वेरी रेयर, मतलब बहुत कम केसेस में है, लेकिन होता है। अगर आप बैंक जाएँ, एटलीस्ट वो आपकी क्लोजिंग अमाउंट के बारे में जो है 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो पूछते हैं बैंक से, इसकी क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट कितनी है, बैलेंस कितना है। जो असल चीज़ है मतलब वही चीज़ कि आपकी अपनी स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका जो पाकिस्तानी बैंक है दैट मस्ट बी ओल्ड इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, और उसमें मतलब आपका जो है इनपुट आउटपुट प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? और देन ऑस्ट्रियन बैंक, ये जो टॉपिक है ये मैं एंड के ऊपर डिस्कस करूंगा कि ऑस्ट्रियन बैंक किस तरह आपको इसमें हेल्प कर सकता है, ठीक है? व्हाई योर बैंक स्टेटमेंट मैटर्स,
कि जैसे अभी बताया कि आपका जो है ना पुराना बैंक होगा, तो आपके चांसेस कम हैं कि वो आपको कहीं कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ की जब बैंक पुराना हो, अमाउंट पैसे हो, एवरेज मतलब जो आपकी 30 लाख उसके ऊपर नीचे मतलब होनी चाहिए, उस रेंज में होनी चाहिए आपकी प्रीवियसली, ठीक है? और मेन पर्पस जो है ना बैंक स्टेटमेंट क्या कि आपने उनको रिप्रेजेंट करना है एम्बेसी को या इंटरनेशनल ऑफिस को, कि आप अपनी जो है ना फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। ये जो मेन पर्पस है उसका, कि आपने एक श्योरिटी देनी है कि आप उनको जो है कर सकते हैं। तो इसमें समराइज़ के तौर पे कि किस कंडीशंस में आपसे वो जो है वो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट जो वो माँग सकते हैं या एक्सेप्टेबल कर लेते हैं। ये जो है ना इसमें इस स्लाइड में मैं स्पेसिफिकली आपको कि किस कंडीशन में वो आपसे ऑस्ट्रियन बैंक माँगते हैं, किस कंडीशन में वो जो है पाकिस्तानी जो बैंक अकाउंट है उसको ही एक्सेप्ट कर लेते हैं आरपी के टाइम पे। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया है, आपने वीज़ा के टाइम में 1-2 महीने ऊपर-नीचे में आपने नया अकाउंट बनाया है से और उसमें पैसे डलवा लिए हैं किसी से भी, तो देन दे कैन आस्क यू कि जी हाँ, ये पैसे आपने ना साथ लेके आएँ क्योंकि आपने नया अकाउंट बनाया, दैट इज़ नॉट सैटिस्फाइंग अस। यहाँ आपका जो स्पॉन्सर है वो आउटसाइड आपके ब्लड रिलेशन, आपका भाई नहीं है, आपकी बहन नहीं है, आपके फादर नहीं है, मदर नहीं है, देन दे विल से ओके ये कोई और बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो ठीक है, आप पहले साल के पैसे आप अपने साथ ले आएँ, ठीक है? या जो इनकम है स्पॉन्सर की, अगर वो ब्लड रिलेशन में भी है या ब्लड रिलेशन के बाहर भी है, उसकी जो इनकम है वो उस फ्रेम में नहीं आ रही, लाइक वो 2000 यूरो ऑन एवरेज से ऊपर नहीं है, यानी कि पाकिस्तानी 4 लाख के करीब, 3.5 लाख के करीब अगर उसकी इनकम नहीं बन रही ऑन एवरेज, 3 लाख इज़ अ गुड अमाउंट आजकल के रेट के हिसाब से, तो उसमें आपको वो जो है चांसेस हैं कि वो आपको कहेंगे जी आप आते हुए अपने जो हैं पैसे साथ लेके आएँ, ठीक है? ये जो मैक्सिमम चांसेस हैं अगर आप प्रीवियस आरपी हिस्ट्री चेक करें तो वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर बेस करते हैं। किसी भी बंदे का उन्होंने पैसे नहीं माँगे अगर वो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर है, ठीक है? तो ये तो एक सेफ साइड होगी, अगर आप ये 3 पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं तो आपसे चांसेस हैं कि दे विल नॉट आस्क यू फॉर ऑस्ट्रियन बैंक, ठीक है? पर्टिकुलरली। लेकिन किन कंडीशंस में वो पाकिस्तानी बैंक को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर इसमें हो कि वो प्रॉपर इनकम सोर्स हो, कि आपके पास इनकम आ रही है, या आपके स्पॉन्सर के पास आपके फादर हैं, उनके पास मतलब पर मंथ इतनी इनकम आ रही है कि वो फिज़िकली वो मतलब मेंटली सैटिस्फाई हैं, मतलब आरपी वाले बंदे कि जी ठीक है, ये इसको स्पॉन्सर कर सकता है। या आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है, जो आपने जो बैंक स्टेटमेंट शो करवाई उसमें इतनी इनपुट्स और आउटपुट्स हो रही हैं कि वो उनको आपके लिए मंथली 1000 यूरो यानी कि मतलब 2.5 लाख रुपया भेजना कोई इशू नहीं है, आपकी 3 लाख की या इस तरह से ऊपर की एवरेज प्लस माइनस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और एफबीआर रिकॉर्ड है, जिन जिन लोगों का बिजनेस है, मतलब आप उसमें एफबीआर में कि इन्होंने 10 लाख या 15 लाख या 18 लाख पिछले साल टैक्स जमा करवाया था, या इनका बिजनेस अच्छा जा रहा है और इन्होंने 20 मतलब उसका 10% प्रॉफिट में जो भी उनके कैलकुलेशंस हैं कि एक गुड एफबीआर आपकी जो है रिपोर्ट उसकी जो है वो सॉरी एक पॉजिटिव इंप्रेशन दे देती है कि जी ठीक है, इसका मोर देन इनफ है, इस केस में हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लास्ट पे आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप बिफोर टाइम, लाइक अप्रोक्सीमेटली मैंने कल वीडियो अपलोड की है जेकेयू में, आरपी उस स्टूडेंट ने मतलब कमेंट करवाई है इमरान की, आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि आप प्लान के साथ बिफोर टाइम आप अपना जो है, जब ऑस्ट्रिया का आपने फाइनलाइज कर लिया, आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, आप तभी से सारा प्लान करें कि अगर आपने अपना बैंक स्टेटमेंट बनवानी अपना अकाउंट बनाना है तो अब अभी से उसको बनाएं, उसको मेंटेन करना शुरू करें, उसमें इनपुट्स डालनी करें, मतलब आपको उसको एक्टिव अकाउंट बनाएं। देन आप अपनी जो है आरपी हिस्ट्री, मतलब जो करंट जिस सिटी में आप टारगेट कर रहे हैं उसकी देखें कि रेजिडेंस परमिट की रेशो क्या है, किसके बेस के ऊपर मिल रहा है। जैसे लिंस हैं, वो अगर उनको कुछ भी डाउट मिलता है तो वो आप कह देते हैं कि जी ठीक है अब अपने पैसे लेके आएँ। कुछ बाकी सिटीज़ हैं उसमें क्वाइट नॉर्मल है, वो सिर्फ आपका पाकिस्तानी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये एक डिसाइड जो है आपने रखना है। और अप्रोच पॉजिटिविटी से मुराद ये है कि आप माइंडसेट में ये ना रखें कि रिजेक्ट करेंगे।
इस दिन उन्होंने आपको कह दिया कि हमें ये डॉक्यूमेंट साथ लेके आएँ, इसका मतलब है कि वो आपको कह रहे हैं कि जी ठीक है, डन है, आपको वीज़ा हम दे रहे हैं, ठीक है? और बैंक स्टेटमेंट बनाना या मतलब लेके आना या ऑस्ट्रियन बैंक में पैसे रखवा कर उनको वो देना, दैट इज़ नथिंग, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है? और इसमें आपके 30,000 से लेके 80,000 रुपए तक खर्चा आता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा किस तरह आपने पैसे अपने साथ लेके आने हैं या ये वो सारा प्रोसेस जो होता है, वो किस तरह करना है। बट जिस दिन आपको आरपी के लिए कंफर्मेशन आ गई कि जी टन आपको जो है ये डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ले, इसका मतलब वो आपको बुला रहे हैं, ठीक है? यही तो आपका टारगेट है कि आपने एज अ स्टूडेंट जाना है, वहाँ पे जाके स्टडीज़ करनी है। तो आपका जो टारगेट मेन टारगेट अचीव हो गया, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं ये डज़न्ट मैटर, और उसमें सिर्फ 15 दिन से 20 दिन लगते हैं जिस दिन आपने आरपी जाके फ़ाइल कर दी, और मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपको कार्ड मिल जाएगा, मैक्सिमम। ये भी नॉर्मली 15 से 20 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। आपको वो आपने वो कार्ड पिक करना है एंड आपका बैंक ओपन है, जिसको मर्ज़ी जो मर्ज़ी उसमें से निकालें, ऐड करें, ठीक है? ये है समराइज़ कि अगर उन्होंने आपसे मतलब पूछ लिया ऑस्ट्रियन बैंक का, ठीक है? जो मैंने कहा था कि वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि वो एक टाइम की स्टेटमेंट है, आपने पैसे इनपुट करवाए, ब बैंक स्टेटमेंट ली, उनको सबमिट करवा दी। आपका जो है वो बैंक ओपन है, कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं है, कोई आपके पैसे 1 साल तक फ्रीज़ नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं इसमें इश्यू, ठीक है? तो आप किसी को भी किसी भी टाइम फिर उसके बाद कार्ड पिक करने के बाद आप इसको जैसे भी यूज़ करना चाहें, आप अपने फादर को वापस करना चाहते हैं, भाई को कुछ उसमें से अमाउंट हाफ अमाउंट वापस करना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू। देन अगर आप को 1 महीने के अंदर-अंदर कोई जॉब मिल जाती है, मतलब आप यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट आते हैं और आपको इनिशियली कोई जॉब मिल जाती है, जो कि 800 यूरो या 900 यूरो या इस तरह कुछ भी अमाउंट की वो जॉब है, तो जितनी आपसे उन्होंने अमाउंट माँगी थी कि 1050 यूरो पर मंथ के रेशो से आपसे उन्होंने कहा था कि जी 12,500 जमा करवाएँ या जितनी भी, उसमें से वो जो सैलरी अमाउंट है ना, वो उतनी माइनस हो जाएगी। लाइक अगर आपने 800 यूरो की कोई जॉब ढूँढ ली है, तो अब वो आपसे कहेंगे कि सिर्फ़ आपने जो है ना 250 यूरो पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 2600-2700 यूरो हमने उसमें जमा करवाना है और उसकी स्टेटमेंट हमें देनी है। और नेक्स्ट ईयर के लिए भी यही मतलब एक्सेप्टेबल होता है कि आपकी जो जॉब सैलरी है, उसकी जो अमाउंट है, उसके बेस के ऊपर आपको वीज़ा एक्सटेंशन भी मिल जाती है, ठीक है? तो इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपसे वो माँगे ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट, एक दफ़ा की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान से आते हुए 10,000 यूरो तक आप लेके आ सकते हैं। 2-3 हज़ार यूरो आप जो हैं मतलब उसमें इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने जो है सिक्योरिटी डिपॉज़िट करवा सकती हैं किसी फ्रेंड के थ्रू, आप मँगवा लें, या आप ऑलरेडी ऑस्ट्रिया के अंदर आके अपने पेरेंट्स को अपना पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में जो हैं, उनको वो अपना जर्मन अकाउंट नंबर बताएँ या ऑस्ट्रियन अकाउंट नंबर बताएँ या अपना यूरोपियन अकाउंट नंबर बताएँ, तो उसमें वो ईज़िली आपको पाकिस्तान से जो है टीटी करवा सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ इश्यू। और उसमें जो है अगर वो बैंक के थ्रू करवाएँगे, जैसे एचबीएल करता है या कोई दूसरे बैंक, तो उसमें जो चार्जेज़ हैं वो भी बहुत कम पड़ेंगे, ठीक है? तो इस तरह करके आप उसमें पैसे मंगवा लें, स्टेटमेंट बनवाएँ, देन आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करके उनको पैसे वापस कर दें, ठीक है? होपफुली कि इस वीडियो के अंदर जो मेन कांसेप्ट था, बिल्कुल डिटेल के साथ मैंने क्लियर कर दिया कि किस कंडीशन में वो आपसे ऑस्ट्रियन बैंक माँगेंगे, किस कंडीशन में आपसे पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट माँग लेंगे और किस कंडीशन में वो आपसे दोनों नहीं माँगते, ठीक है? तो मेन चीज़ है कि आपने उनको सैटिस्फाई करना है लीगल जेन्युइन प्रोसेस के थ्रू कि जी मेरे पास इतने रिसोर्सेज़ हैं कि मैं अपनी स्टडीज़ को यहाँ पे फुलफ़िल कर सकता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, आप आरबी फाइल कर रहे हैं। नंबर 1 कि आपका जो है बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, आपका स्पॉन्सर आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, इन अदर केस आपको जो है स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। सेकंडली, जिस अकाउंट को आपने पाकिस्तान में आरबी के टाइम पे दिखाया है, वही पाकिस्तानी अकाउंट आपका वो आरपी के टाइम पे ऑस्ट्रिया के अंदर जो सॉरी कार्ड पिक करने के टाइम पे ऑस्ट्रिया में भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इन केस अगर उन्होंने आपके जो है बैंक का जो रेंटल एग्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट का है और उसमें डिफिशिएंसी आ रही है, तो उस केस में वो आपसे माँगेंगे, या आपने कोई ब्लड रिलेशन के अलावा जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उस केस में वो आपसे पैसे माँग सकते हैं, ठीक है? ये जो पॉइंट्स हैं आपने ज़हन में रखने हैं कि किन कंडीशंस में आपसे वो ऑस्ट्रियन बैंक की स्टेटमेंट माँगेंगे, ठीक है? तो ये आई थिंक कि आपको जो मेन कांसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।